वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 16 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल भारत टैप इनिशिएटिव के बारे में है। टैप समझते हैं ना, नल की टोटी, मतलब उससे मिला जुला कुछ होगा ज़रूर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी हाल ही में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव में निर्मल जल प्रयास और भारत टैप इनिशिएटिव दोनों ही शामिल रहे। एक्चुअली में एक एग्जीबिशन चल रहा था, प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन। प्लम्बेक्स प्लम्बर से मिलता जुलता शब्द है ना, तो प्लम्बिंग से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं उनका ये एग्जीबिशन था। इस एग्जीबिशन में ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को शोकेस किया जा रहा था जो प्लम्बिंग, वाटर या सैनिटेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। कुल मिला के आपके बाथरूम या फिर सैनिटेशन से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उनका एग्जीबिशन था ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लो फ्लो टैप्स तैयार करें या ऐसे फिक्सचर्स तैयार करें जिनसे पानी बहुत कम निकलता हो। आप हाथ धोने के लिए टैप ओपन करते हैं, कम पानी निकलेगा तब भी आप हाथ धो सकते हैं क्योंकि हाथ धीमे धीमे आप धोते हैं, उतने पानी की नीड होती नहीं जितना टैप निकालता है। तो अगर हम ऐसा टैप तैयार करें जो कम पानी निकाले तो पानी की थोड़ी बहुत बचत तो होगी। इसके अतिरिक्त हमें लो फ्लो सैनिटरी वेयर स्केल के बेसिस पे तैयार करना होगा, कुछ ऐसा जो पानी का कंजम्पशन कम करता हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेनिफिट्स ये होंगे कि इसके माध्यम से हम 40% वाटर सिक्योर कर पाएंगे, पानी को बचा पाएंगे, एनर्जी को भी बचा पाएंगे क्योंकि हम लेस वाटर इस्तेमाल करेंगे तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पंपिंग, ट्रांसपोर्टेशन या प्योरिफिकेशन, वो भी कम इस्तेमाल होगा। सिग्निफिकेंस ये है कि अगर धीमे धीमे हम इसे आसानी से और जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कंजर्वेशन एफर्ट्स में एक तेजी आएगी। बात करते हैं इन इनिशिएटिव्स के बारे में, जैसे निर्मल जल प्रयास इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव है नार्डेको माही का, नरेटको माही का बेसिकली। इनका क्या काम होता है, ये ग्राउंड वाटर को मैप करते हैं क्योंकि जमीन के भीतर जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। टारगेट ये है कि पर ईयर हमें 500 करोड़ लीटर पानी जो है वो बचाना है। नार्डेको की बात करते हैं। नार्डेको का फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1998 में एक ऑटोनॉमस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे। ये ऑटोनॉमस है, अपने रेगुलेशंस खुद ही लगाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत काम करती है। पर्पस क्या है, ये एपेक्स बॉडी है जो सभी स्टेक होल्डर्स को सभी स्फीयर में नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट करवाती है कि रियल स्टेट का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से किया जाए। अब देखिए, जो नार्डेको है उसी का इनिशिएटिव है नार्डेको माही। जो नार्डेको माही है बेसिकली, इन्होंने मतलब नार्डेको ने ही अपनी एक वुमेन विंग तैयार करी थी 2021 में, जिसमें ये रियल स्टेट सेक्टर में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2012 का एक प्रश्न मेरे सामने है, मिशन के बारे में है, एक नेशनल वाटर मिशन के बारे में है। कहा यह जा रहा है कि अगर नेशनल वाटर मिशन को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस, हम कई दफ़ा बात कर रहे हैं कि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको टॉपिक्स लगेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि इम्पैक्ट्स एंड ऑल भी पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये है कि इससे वाटर नीड्स अर्बन एरियाज में पूरी हो जाएंगी जहाँ पर हम वेस्ट वाटर को रिसाइकिल कर पाएंगे अंडर नेशनल वाटर मिशन। दूसरा ये है कि इससे कोस्टल सिटीज़ की वाटर रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर पाएंगे जहाँ पे पानी के इनएडिक्वेट अल्टरनेटिव्स हैं, और इसके लिए हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेंगे। ये दोनों बातें तो सही लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा ये है कि इस मिशन के तहत हम सभी हिमालयन रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर्स के साथ जोड़ देंगे। अब सभी को जोड़ देंगे, ये तो देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना, सभी को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। अक्सर हम कहते हैं कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं या एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होते हैं यूपीएससी में, वो गलत होते हैं। तो वो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑल हो गया तो सारी नदियों को जोड़ेंगे, लॉजिकली लग रहा है कि गलत होना चाहिए। और दूसरा ये है यहाँ पे चौथा, द एक्सपेंस इंकर्ड बाय फार्मर्स फॉर डिगिंग बोरवेल्स, मतलब बोरवेल्स को डिग करने में जो भी फार्मर्स खर्चा लगाते हैं या मोटर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, पंप सेट लगाते हैं पानी निकालने के लिए, उसमें जो भी खर्चा आता है गवर्नमेंट सारा रीइंबर्स कर देगी, वो उनको वापस कर देगी। अब यहाँ पे देखिए एक कीवर्ड आ गया, कंप्लीटली, ये भी एब्सोल्यूट वर्ड हो गया ना। तो एब्सोल्यूट वर्ड वाले क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स अक्सर गलत हो जाते हैं, तो यहाँ 2 और 3 भी गलत हैं। अगर आप एब्सोल्यूट वर्ड पे नहीं भी जाओगे, अंडरस्टैंडिंग पे भी जाओगे, you'll get to know कि इसको तो गलत होना चाहिए। सो ये भी गलत हो गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के बारे में है। देखिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के पास बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा की नीड कई सारे लोगों को होती है। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि एक मिनिस्ट्री का डेटा किसी दूसरी मिनिस्ट्री को चाहिए हो, किसी यूनिवर्सिटी को चाहिए हो, किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को चाहिए हो, किसी रिसर्च पर्पज से चाहिए हो। अब इस डेटा को कैसे एक्सेस करें। सपोज करिए कि वो डेटा हमें मिल भी जाता है तो बहुत ही स्कैटर्ड मैनर में है, हम ढूंढें कैसे कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ मिलेगी। कुछ ऐसा जहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड और कैटेगराइज्ड डेटा हमें मिल जाए जिसका इस्तेमाल अलग अलग एंटिटीज़ कर पाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने लॉन्च किया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, NDAP,
जो कि पब्लिक यूज के लिए ओपन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का। इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट डेटा है, आई रिपीट, जो गवर्नमेंट डेटा है उसे पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, मतलब डेटा को डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है। ये जो डेटा होगा ये एक्सेसिबल होगा, इंटरऑपरेबल होगा, इंटरैक्टिव होगा और अवेलेबल होगा एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पे। ये जो डेटा सेट है यहाँ पे वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज का जो डेटा है वो अवेलेबल रहेगा, नॉट जस्ट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, अब देखिए ये जो डेटा होगा ये बिल्कुल क्लीन और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होगा, जिसे आसानी से ना केवल एक्सेस किया जा सकेगा बल्कि इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। यूज केस बेस्ड अप्रोच अपनाया गया है, मतलब डेटा सेट को ऐसे कैटेगराइज करो कि जिसको जो डेटा चाहिए वो वहां से सीधे निकाल ले, भटके ना, ढूंढना ना पड़े। ये डेटा रिक्वायर्ड हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, एकेडमिशियंस के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। तो उन्हें ये डेटा मिल जाएगा, गवर्नमेंट का डेटा, जिसका इस्तेमाल वो अलग अलग पर्पज से कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है इनिशिएटिव के बारे में। आप जीएस फाउंडेशन कोर्स अवेल कर सकते हैं 2023 के लिए ओनली आईएएस का। ये कोर्सेस आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल हैं। एज यू नो, अभी तक ओनली आईएएस ऑफलाइन बैचेस नहीं लॉन्च करता था, लेकिन इस बार आपकी ऑफलाइन बैचेस लॉन्च कर दी गई हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली और यू आर रिसाइडिंग इन दिल्ली और आपके पास एक चॉइस रहेगी कि आप ऑफलाइन बैचेस भी ओनली आईएएस की ले पाएंगे, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसके जरिए आप अपनी 2023 की प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज और सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 7007931912, या फिर आप मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तमिलनाडु में आयरन के एक्सकेवेशन को लेकर है। जो रिसेंट एक्सकेवेशंस हैं उनमें ये पता चला है कि जो भी हमें लोहे के एविडेंसेस मिले हैं, कार्बन डेटिंग से पता चल रहा है कि ये लोहा तमिलनाडु में आज से 4200 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। इन जनरल जो इनिशियल एक्सकेवेशंस थे उनसे हमें यह पता चला कि लोहे का इस्तेमाल इंसान ने 3000 साल पहले शुरू किया, यानी कि 1000 बीसी में। लेकिन ये डेट्स धीमे धीमे पीछे जाती रही और हमें अब पता चल रहा है कि ये जो लोहा है इंसानों ने बहुत पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। देखिए, जो एक्सकेवेशंस हैं ये तमिलनाडु के किशनगिरी रीजन में एक्सकेवेट किए गए हैं। जो एग्जैक्ट रीजन है दैट इज माइलादुम्परई। ठीक है, अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो माइलादुम्परई ये जो लोकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, जहां पर हमें कल्चरल मटेरियल्स भी मिले हैं जो 30,000 साल पहले से लेकर, इनफैक्ट 32 कह लीजिए, 2 आगे का भी जोड़ दीजिए, यहाँ पे BCE है, तो 30,000 BCE से 600 BCE के बीच के बहुत सारे हमें मटेरियल्स वहाँ से इस लोकेशन से मिले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट रही है एक्सकेवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो साइट है इसे 1990s में फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोफेसर राजन जी ने खोजा था, जहाँ के बाद वहाँ के एक्सकेवेशंस में तेजी आई। रिसर्चर्स को ये जो साइट मिली है वहाँ पर उन्हें बेसिकली क्या हमें समझ में आया। देखिए, आयरन के आइटम्स बहुत लंबे समय से खोजे जाते रहे हैं और यहाँ जो हमें आयरन के एविडेंसेस मिले हैं इससे पता चलता है कि आयरन का इस्तेमाल जो अभी तक नोन एविडेंसेस से उससे पहले से हो रहा है। इनिशियली जैसे जब आयरन के इस्तेमाल की बात की जाने लगी तो तमिलनाडु में, मतलब भारत में, ये था कि भारत में जो लोहे का इस्तेमाल है वो 4000 साल पहले से हो रहा है, यानी कि 1900 से 2000 BCE में। और तमिलनाडु में जो एविडेंसेस हमें मिले थे वो मैक्सिमम 1500 BCE के मिले थे, यानी कि 3500 साल पहले से। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि नॉर्थ के एरिया में था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था, वहां पर हमें लोहे के एविडेंसेस नहीं मिले थे, वहां पे बेसिकली कॉपर का इस्तेमाल मिला था। लेकिन बाकी भारत के हिस्सों में लोहे का इस्तेमाल हमें मिला। 1979 में जब लोहे का इस्तेमाल कब शुरू हुआ इस पर एविडेंसेस ट्रैक किए जाने लगे तो पता चला कि आहार राजस्थान में जो एविडेंसेस मिले उसके अकॉर्डिंग लोहे का इस्तेमाल 1300 BCE में शुरू हो गया था, आज से 2300 साल पहले। हालांकि कुछ समय बाद जो सैंपल्स मिले कर्नाटका में उनसे ये डेट थोड़ी और पीछे गई, मतलब ये समझ में आया कि लोहे का इस्तेमाल तो 1530 BCE से शुरू हो गया था। फिर डेट और पीछे गई जब हमें मिड गंगा वैली में रायपुरा में स्मेल्टिंग आयरन के एविडेंसेस मिले, तब समझ में आया कि लोहे का इस्तेमाल तो 1700-1800 BCE में भी शुरू हो गया था। और फिर जब हमें नॉर्थ कर्नाटका में और वाराणसी के मल्हार के पास लोहे के एविडेंसेस मिले तब समझ में आया, कर्नाटका में देखिए ब्रह्मगिरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये समझ में आया कि लोहे का इस्तेमाल 1900 से 2000 BCE में शुरू हो गया था, मतलब आज से 4000 साल पहले हम लोहे का इस्तेमाल कर रहे थे, ये समझ में आ गया। तो धीमे धीमे लोहे के इस्तेमाल को लेकर हमारी डेट्स पीछे गई हैं और अभी जो रिसेंट एविडेंसेस हैं इन्होंने इस डेट को थोड़ा और पीछे खिसकाया है और अब ये हमें समझ में आ गया है कि लोहे का इस्तेमाल हमने 4200 साल पहले शुरू कर दिया था, ना कि 4000 साल पहले। सो लेटेस्ट एविडेंस अब इस डेट को थोड़ा और पीछे खिसका देता है। इसके जरिए हमें ये जो चेंजेस आए हैं तमिलनाडु के रीजन में
2000 बीसीई से या 2200 बीसीई से 600 बीसीई के बीच में उसमें लोहे का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसको भी स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि लोहे की स्टडी को लेकर या इसके इस्तेमाल को लेकर आपकी इनसाइट थोड़ी सी बेहतर हुई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैकॉलिन कन्वेंशन के बारे में है। इसकी 12th मीटिंग जो है इंटरपोल की मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स की, वो भी हाल ही में हुई। सीबीआई ने भी इसमें हिस्सा लिया। आपको पता है कई सारे मैचेस होते हैं, वहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स मैच को फिक्स कर लेते हैं हराने के लिए, कई दफ़ा वो उसके लिए पैसे ले लेते हैं। ये गलत होता है बिकॉज इससे आप लेवल प्लेइंग फील्ड खराब कर रहे हो। इस मीटिंग का बेसिक पर्पस ये होता है कि कंपटीशन में मैनिपुलेशन ना हो। इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उन तरीकों को लेकर एक प्रॉपर कन्वेंशन तैयार किया गया था मैकॉलिन में। मैकॉलिन इज अ लोकेशन जो आपको मिलेगी स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में 2014 में ये कन्वेंशन साइन किया गया, तैयार किया गया, जिसमें यह कहा गया कि दुनिया भर में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं हम उन्हें फेयर बनाएंगे और उसमें किसी प्रकार की मैच फिक्सिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें हम इंटेलिजेंस को बेहतर करते हैं, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो पता चल जाए, सेंट्रलाइज और जो इन्फॉर्मेशन है उसे एनालाइज किया जाए। अगर कोई इरेगुलर या सस्पिशियस ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है तो हम उसको मॉनिटर करें और देखें कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। तो काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ने स्पोर्ट्स में मैनिपुलेशन को रोकने के लिए और कंपटीशन को बेटर करने के लिए मैकॉलिन कन्वेंशन तैयार किया। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो प्रिवेंट, डिटेक्ट और पनिश करती है ऐसे लोगों को जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये कन्वेंशन स्विट्जरलैंड के मैकॉलिन में 2014 में तैयार किया गया। दैट इज द रीजन कि इसे मैकॉलिन कन्वेंशन नाम दिया गया। ये किसी भी ऐसे इलीगल स्पोर्ट बेटिंग ऑपरेशन को प्रिवेंट करता है या ऐसे लोगों को पनिश करता है जो स्पोर्ट्स के जो स्पिरिट है उसे खराब करते हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एमेल्थिया के बारे में है। रीसेंट फाइंडिंग्स में ये निकल के आया है कि जो एमेल्थिया है वो जितनी सन से हीट लेता है उससे ज्यादा रेडिएट करता है। मैं आपको बता दूं कि एमेल्थिया जुपिटर का एक मून है, एक चांद है। ऐसा जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड या उसके टाइडल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। बात करते हैं एमेल्थिया के बारे में। एमेल्थिया जुपिटर के उन 53 या 53 नेम्ड सैटेलाइट्स में से है जिनका हमने नाम रखा है। जुपिटर के केवल 53 सैटेलाइट्स ही नहीं हैं, सैटेलाइट्स की संख्या और ज्यादा है, क्योंकि ये तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जुपिटर के टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर से कि जुपिटर के टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं जो अभी हमारे लिए नोन है। हो सकता है और ज्यादा हो जिनके बारे में अभी हम जानते नहीं हैं, लेकिन 53 उनमें से ऐसे हैं जिनके हमने नाम रख दिए हैं और उन्हीं में से एक है एमेल्थिया। इसे 4 गैलीलियन मून्स के बाद डिस्कवर किया गया। मतलब 4 मून्स जब हमने खोज लिए उसके बाद हमने इसे खोजा। ये साइज के मामले में 5वां सबसे बड़ा मून है एमेल्थिया जुपिटर का। एमेल्थिया अगर आप रैंकिंग में आएंगे, नंबर्स पे आएंगे, तो ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, साइज में 5वां है, 5वें नंबर पर हमने इसको खोजा भी था, बट ये प्लेनेट के मतलब नजदीकी के मामले में आप देखेंगे, प्रॉक्सिमिटी के मामले में देखेंगे तो तीसरा मून है। ये अपने फुल ऑर्बिट में सिर्फ 12 घंटे का ही समय लगाता है। एमेल्थिया के पास 2 मिशंस भेजे गए हैं, वॉयेजर और गैलीलियो। तो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने जोवियन मून की फोटोज क्लिक करी थी 1979 में जब ये इसके नज़दीक से गुजरे थे। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि एमेल्थिया के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एमेल्थिया वो लास्ट मून था जिसको हमने टेलीस्कोप की मदद से अपनी आंखों से देखकर खोजा था। उसके बाद तो हमने स्पेसक्राफ्ट से डिजिटल फोटोज या फिर दूसरे माध्यम से मून्स को खोजना शुरू कर दिया। दैट वॉज द लास्ट मून जिसको हमने टेलीस्कोप के माध्यम से आंखों से देखकर खोजा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर के बारे में है। हाल ही में इसरो ने इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये 20 मीटर लंबा बूस्टर है जिसका डायमीटर 3.2 मीटर का है। अब देखिए, जब एक रॉकेट जाता है अंतरिक्ष में तो उसके पास अटैच्ड होते हैं कुछ बूस्टर्स जो उसको थ्रस्ट देते हैं, एनर्जी देते हैं, और यही बूस्टर उसे आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। ये जो बूस्टर्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं GSLV Mach 3 में, उनके 3 स्टेजेस हैं। जो पहला स्टेज है वो रॉकेट सॉलिड फ्यूल का है, दूसरा लिक्विड फ्यूल का है और तीसरा क्रायोजेनिक फ्यूल है। तो ये जो पहला बूस्टर है जो कि सॉलिड फ्यूल का है वो है HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, जो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करके प्रोपेल करेगा इस पूरे रॉकेट को, जिसके माध्यम से हम अंतरिक्ष में इंसानों को ले जाने वाले हैं। इस पूरे रॉकेट बूस्टर को डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। 2 सालों का समय लगा इसे डेवलप करने में। GSLV Mach 3 रॉकेट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि GSLV Mach 3 वही रॉकेट है जिसका इस्तेमाल हम गगनयान मिशन में कर रहे हैं, जिसमें 2024 तक हम 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। तो जो 2 HS-200 बूस्टर्स हैं वो लगाए जाएंगे सॉलिड लेवल पे, सॉलिड फ्यूल के लेवल पे, जो थ्रस्ट देंगे टेक ऑफ के लिए, लिफ्ट ऑफ के लिए,
जो गगनयान है वो क्रूड मिशन होगा, इसीलिए जीएसएलवी मैक 3 में बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। हम पूरी तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा मिशन रिलायबल हो और सेफ्टी फीचर्स को इंश्योर करें, क्योंकि इंसानों का खतरा हम नहीं ले सकते। सिग्निफिकेंस ये होगा कि मेजर माइलस्टोन होगा जिसके माध्यम से हम गगनयान को भेजेंगे। गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो ये एक इंडियन क्रूड ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है जो 3 एस्ट्रोनॉट्स को 7 दिनों के लिए स्पेस में लेकर जाएगा। 2022 में जाने वाला था लेकिन डिलेड है कोविड-19 की वजह से। इसरो इसे जीएसएलवी मैक 3 से भेज रहा है, जिसमें 3 स्टेज के हैवी लिफ्ट व्हीकल, ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट व्हीकल है। 3 स्टेज वही है, पहला सॉलिड फ्यूल स्टेज, दूसरा लिक्विड फ्यूल स्टेज और तीसरा क्रायोजेनिक फ्यूल स्टेज। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है HS-200 की वो सॉलिड फ्यूल स्टेज का है। इसमें देखिए जब जो रॉकेट है वो पूरे क्रू मॉड्यूल को लेके चला जाएगा, जिसे आप ऑर्बिटल मॉड्यूल बोल सकते हो, क्योंकि ये उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएगा और ये 7 दिनों तक अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है उसमें 2 मॉड्यूल हैं, एक तो है सर्विस मॉड्यूल और एक है क्रू मॉड्यूल। तो जो सर्विस मॉड्यूल है उसमें तो एस्ट्रोनॉट्स, जो क्रू मॉड्यूल है उसमें तो एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, और जो सर्विस मॉड्यूल है उसमें होंगे 2 प्रोपेलेंट्स। वही प्रोपेलेंट्स थ्रस्ट देंगे ताकि वो लो अर्थ ऑर्बिट से अर्थ में एंटर कर सकें, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके अर्थ पे वापस आ सकें। तो ये जो प्रोपेलेंट्स हैं वो सर्विस मॉड्यूल में अवेलेबल रहेंगे। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे और 5 से 7 दिनों तक वहां पे रहेगा। इसके पहले कि हम इंसानों को भेजें, हम एक टेस्ट करेंगे। अनमैन्ड गगनयान स्पेसक्राफ्ट जाएगा जिसमें कोई इंसान नहीं होगा। हम उसमें एक ह्यूमनॉइड व्योममित्र बिठाएंगे, नाम रखा है व्योममित्र। वो एक रोबोट है। वो रोबोट बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है, मतलब वो हर चीज फील करेगा जो इंसान फील कर सकता है। वो सारे नुकसान झेलेगा जो एक नुकसान इंसान झेल सकता है। इस समय पता चल जाएगा कि हमारा गगनयान मिशन कहीं कुछ नुकसान में तो नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस रॉकेट बूस्टर एंड गगनयान मिशन। रिवीजन कर लेते हैं। भारत टैप इनिशिएटिव नीति आयोग का इनिशिएटिव है। मैकोलिन, ये गलत हो गया ना, क्योंकि ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। मैंने आपको बताया था शुरू में ही, तो गलत हो गया। मैकोलिन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए है, गलत है। मैक्स फिक्सिंग के लिए है। एमेल्थिया जुपिटर के 53 नेम सैटेलाइट्स में से एक है, दैट्स ट्रू। हमारा चौथा स्टेटमेंट है गगनयान मिशन ये हाई अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, गलत है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। तो हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। पीडीएफ मिलेगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे जाने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। वहां पे जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।